हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो है हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है उत्तराखंड और यूपी बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक मेरी नॉलेज में जो मुझे पता है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड जो पूछा जा रहा है वो दो स्टेट के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा रहा है, जैसे कि उत्तराखंड और यूपी। इन केस कोई अदर स्टेट में भी अगर नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है आपके बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में, तो ये वीडियो आप पूरा देखें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट फ्यूचर में जो मैं इसकी प्रिपरेशन वाली वीडियोस भी डालूंगा और जो बाकी क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो यहां पर जो मैं क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं ये पिछले साल के उत्तराखंड के बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में आए थे। तो यूपी में तो देखो बीएससी नर्सिंग का पिछले साल जो पेपर था वो नहीं मिला था, तो वो लोग पेपर नहीं देते, पेपर वापस रख लेते, तो उनके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर वाले नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड में जो पेपर हुआ था वो पेपर बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, तो वही पेपर की पीडीएफ मेरे पास है, तो उसी में जो हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन है उसके हम लोग क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मैंने सोचा कि आपको एक दो वीडियोस में पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाता हूं, ताकि आपको ये पता लग जाए कि नर्सिंग एप्टीट्यूड बेसिकली है क्या, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक आइडिया हो जाएगा और फिर हम लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। मतलब टॉपिक वाइज में आपको पढ़ाऊंगा जो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले मतलब प्रिपरेशन के जो वीडियोस हैं उसको डालने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं ऑलरेडी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना चुका हूं। 2021 में मैंने बनाई थी वो प्लेलिस्ट। ठीक है, उत्तराखंड के बच्चों के लिए बनाई थी, जो नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो पोर्शन था उसके लिए। तो मैंने 7 वीडियोस उस पर अपलोड करी थी, वो 7 वीडियोस आप एक बार जरूर जाके देख लो। बाकी न्यू वीडियोस जो है मैं कल या परसों से डालना स्टार्ट कर दूंगा प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो वो भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर आप वो 7 वीडियोस की प्लेलिस्ट पूरी निपटा देते हो, 15-20 मिनट की कोई एक वीडियो है, 2x स्पीड पे उसको करके देख लेना, नोट्स वगैरह उसमें से बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक बार देख लो ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हम लोग अभी जो नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे उसमें हम लोग क्या क्या चीजें, किस किस टाइप की चीजें पढ़ने वाले हैं। वो चीजें तो आप एक बार पढ़ोगे, मतलब वो भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इस बार जो है अब क्योंकि थोड़ा थोड़ा एडवांस होता जा रहा है सब कुछ, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और जितने नए टॉपिक्स मुझे लगता है कि इस चीज में ऐड होनी चाहिए वो भी मैं आपको करवाता रहूंगा। ठीक है, तो वो प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वो 7 वीडियोस में वो जाकर एक बार जरूर देख लेना। और अच्छे से मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है, तो हिंदी इंग्लिश वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मतलब टर्म्स, मतलब जो उसमें लिखा हुआ है वो इंग्लिश में, लेकिन सब एक्सप्लेनेशन मैंने हिंदी में किया है, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो एक बार वो जरूर देखना। ठीक है, चाहे उत्तराखंड के बच्चे हो या यूपी के बच्चे हो, उत्तराखंड का भी फॉर्म नहीं आया, जब आएगा मैं अपडेट कर दूंगा। उत्तराखंड वाले लेकिन तैयारी जरूर स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो देखो नर्सिंग एप्टीट्यूड के यूपी के पेपर में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका जो उत्तराखंड का पेपर है उसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20% का वेटेज है दोनों ही पेपर में। और देखो इजी होता है नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को करना, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा फोकस कर लो। ठीक है, जी के भले ही आप इतनी नहीं कर पाओगे, लेकिन नर्सिंग एप्टीट्यूड आराम से कर लोगे। ठीक है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि बिना पढ़े सब कुछ कर दोगे, इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो मेरे साथ बस बने रहो, जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसको जरूर देख लेना। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 से यहां पर स्टार्ट हो रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 40 तक रहेंगे। मतलब 20 क्वेश्चंस आए थे उत्तराखंड में 2022 में जो नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था नर्सिंग एप्टीट्यूड के। ठीक है, तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर फुल फॉर्म ऑफ एम्स। तो एम्स की इन्होंने सीधी सीधी फुल फॉर्म पूछ ली थी। जैसे आपको पता है एम्स दिल्ली है, एम्स ऋषिकेश है, तो उसमें जो एम्स होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया। हिंदी वाले भी देख सकते हैं एम्स का पूर्ण रूप क्या है ये पूछा गया, तो इसका पहला वाला आंसर है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ आशा इज। ठीक है, आशा का पूर्ण रूप क्या है, आशा की फुल फॉर्म क्या है, ASHA। ठीक है, तो आशा वर्कर कुछ करके आपने सुना होगा कि ये आशा वर्कर हैं। ठीक है, आंगनवाड़ी वगैरह से रिलेटेड होता है ये आशा वर्कर। ठीक है, तो बेसिकली हेल्थ वर्कर्स होते हैं और मतलब तो ये आशा का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है ये पूछा गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा की फुल फॉर्म, और हिंदी वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, ऑल आर क्वालिटीज ऑफ अ गुड नर्स एक्सेप्ट। ठीक है, एक अच्छी नर्स के सभी गुण होते हैं सिवाय। तो ये 4 आपके अच्छे नर्स जो होती है, एक नर्स जो होती है वो अच्छी होती है,
ठीक है। तो वो अच्छी कुछ क्वालिटीज की वजह से होती है, लेकिन इनमें से इन 4 में से कोई एक ऐसी क्वालिटी है जो खराब होती है, जो उसके अंदर नहीं पाई जानी चाहिए, ठीक है। तो वो कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, टॉकेटिव, यानी कि मुखर। मुखर मतलब क्या हुआ? जो ज्यादा बातचीत करने वाला होता है, ठीक है, मतलब फालतू की बातें इधर उधर की। तो एक अच्छी नर्स को कैसा होना चाहिए? उसको ज्यादा बातें इधर उधर की नहीं करनी, जितनी काम की बात है वो उतनी करनी है, बाकी उसको अपने काम पर फोकस करना है, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी ऑप्शंस भी देख सकते हो। पहला क्या है? मेंटल एंड फिजिकल एंड्योरेंस, तो वो मानसिक और शारीरिक जो सहन शक्ति है वो ज्यादा होनी चाहिए। सहानुभूति रखें, मतलब बी एम्पैथेटिक, तो सहानुभूति होनी चाहिए पेशेंट्स के प्रति। उसके बाद नेक्स्ट है टीम वर्क ओरिएंटेड, तो सभी लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना आना चाहिए उसे, ठीक है। लेकिन चौथा क्या ऑप्शन? बातूनी होना, तो मतलब बातूनी नहीं होना चाहिए ज्यादा, सिर्फ काम की बात उसको करनी चाहिए, जो अच्छी नर्स होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडियल टाइम फॉर हैंड वॉशिंग इज, तो हाथ धोने का आदर्श समय है, मतलब हाथ धोने के लिए कितना समय जो है माना गया है कि बिल्कुल सही है कि इतने सेकंड या इतने मिनट तक आपको हाथ धोने चाहिए, ठीक है। तो आपको इसका आंसर जैसे याद आता है कि आपने एक लाइफ बॉय का ऐड देखा होगा, कुछ टाइम पहले आता था, ठीक है। तो उसमें जब वो एक लड़की होती थी, ओके मैं उसका नाम भूल गया हूँ, और वो जब ये बोलते थे कि चिंटू तेरा साबुन स्लो है क्या, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता था, 20 सेकंड्स तक हाथ धोता था, लेकिन वो बोलते थे कि क्या बोलते हैं, मतलब क्या नहीं, 2 मिनट तक हाथ धोता था, ऐसा कुछ था। फिर वो बताते थे कि 20 सेकंड में ऐसे हाथ धुल जाएंगे, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 सेकंड। तो 20 सेकंड में जो है आपके जब हाथ धोते हो, 20 सेकंड तक धोते हो, तो आपके सारे जर्म्स वगैरह अच्छे से किल हो जाते हैं और डिसइंफेक्टेंट हो जाते हैं आपके दोनों हैंड्स, ठीक है। तो 20 सेकंड जो है बिल्कुल सही समय है हाथ धोने का, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ह्यूमन टिश्यू एंड एनाटॉमिकल वेस्ट इज कैप्ट इन विच बैग, ठीक है। तो मानव ऊतक और शारीरिक उपशिष्ट को किस थैले में रखा जाता है, ठीक है। तो ह्यूमन टिश्यू का मतलब है जैसे कोई इंजर्ड पर्सन आया हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में आया, ठीक है, तो कहीं खून वगैरह निकल रहा है या कोई चीज ऐसे कहीं पर्स वगैरह बन गया है, ठीक है, या कोई आपका टिश्यू का टुकड़ा है, ठीक है, तो वो चीज हो गई। या फिर एनाटॉमिकल वेस्ट हो गया, मतलब बॉडी के अंदर का कोई भी ऐसा वेस्ट, तो उसको जो है किस कलर के बैग में डाला जाएगा। अब देखो हॉस्पिटल जब आप जाओगे कभी, या आपने देखा होगा, तो वहां पर अलग अलग टाइप के बैग्स होते हैं या अलग अलग टाइप के डस्टबिन होते हैं, ठीक है। उनके कलर अलग अलग होते हैं, कोई ब्लू कलर का होगा, कोई रेड कलर का होगा, कोई येलो कलर का होगा। ये मैं आपको आगे जब प्रिपरेशन करवाऊंगा तो वीडियोस में बताऊंगा कि किसका क्या रोल होता है, किसमें किसको डाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मानव ऊतक और शारीरिक उपशिष्ट यानी कि ह्यूमन टिश्यू और एनाटॉमिकल वेस्ट किस बैग में या किस थैले में डाला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड, ठीक है। तो रेड कलर का जो बैग होता है उसमें ये चीजें डाली जाती हैं, डिस्पोज की जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष मिशन इज रिलेटेड टू, ठीक है। तो इंद्रधनुष मिशन का जो संबंध है वो किस चीज से है, किस चीज के लिए उसको बनाया गया है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं ब्लाइंडनेस कंट्रोल, डेफनेस कंट्रोल, वैक्सीनेशन और फ्री एम्बुलेंस सर्विस, ठीक है। तो अंधापन नियंत्रण, बहरापन नियंत्रण, टीकाकरण और निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा। तो इसका करेक्ट आंसर है वैक्सीनेशन, ठीक है। तो जो टीकाकरण की सुविधा होती है वो इस मिशन के अंदर दी जाती है, जिसका नाम है इंद्रधनुष मिशन। बेसिकली छोटे बच्चे और उसकी माँ को जब उस छोटे बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, या जब वो 1-2 साल का होता है उस टाइम तक लेकर, और उसकी जो मदर होती हैं, तो उन दोनों को इस चीज में फायदा दिया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस हैव प्लेड अ वाइटल रोल इन रिड्यूसिंग द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन एंड अदर रेस्पिरेटरी डिजीजेस, ठीक है। तो क्या है कि अच्छी स्वच्छता प्रथाओं को कोविड-19 संक्रमण और अन्य श्वसन रोगों के प्रसार को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। तो कोविड-19 जब आया था तो जिसने साफ सफाई रखी, तो जहां जहां साफ सफाई थी वहां पर कोविड-19 जो है नहीं फैल रहा था, या बहुत कम फैल रहा था, ठीक है। और ऑल ऑफ द फॉलोइंग विच आर द इंपॉर्टेंट सैनिटेशन प्रैक्टिसेस दैट कैन हेल्प इन किलिंग और रिड्यूसिंग वायबल पैथोजेंस एक्सेप्ट, ठीक है। तो निम्नलिखित में से सभी महत्वपूर्ण स्वच्छता प्रथाएं हैं जो व्यवहार है रोजन को मारने या कम करने में मदद कर सकती है सिवाय, ठीक है। तो ये जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं ये वो प्रैक्टिसेस हैं जिसमें आप क्या कर रहे हो, ये एक तरीके की सैनिटेशन प्रैक्टिसेस हैं जिससे जर्म्स को या फिर जो आपके पैथोजेंस हैं उनको मारा जा सकता है या फिर कम किया जा सकता है, ठीक है। तो वो सारी हैं, लेकिन इनमें से एक नहीं है, वो आपको बतानी है वो कौन सी है, ठीक है। तो पहला है हैंड वॉशिंग एंड यूज ऑफ एन ओरल मास्क फॉर पर्सनल हाइजीन, ठीक है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए हाथ धोना और मौखिक मास्क का प्रयोग करना, तो ये चीज सही है। अगर आप हाथ धोते हो,
ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, सैनिटाइज कर रहे हो अपने हाथों को, सैनिटेशन प्रैक्टिस है, हाथ धोना एक, तो ये आंसर सही है। ये वाला जो है मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है यूज ऑफ केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स टू क्लीन द सरफेस एरिया, ठीक है। सतह क्षेत्र को साफ करने के लिए रासायनिक कीटाणुनाशकों का उपयोग। तो अगर कोई डिसइंफेक्टेंट यूज कर रहे हो आप और किसी जगह को साफ कर रहे हो तो वो भी एक सैनिटेशन प्रैक्टिस है, तो ये वाला भी आपका आंसर नहीं होगा, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। उसके बाद है फ्यूमिगेशन ऑफ एरिया फॉर द डीकंटेमिनेशन ऑफ एयर, ठीक है। हवा के परिशोधन के लिए क्षेत्र का धूमन, यानी कि मान लो कहीं पर क्या बोलते हैं, हवा जो है साफ नहीं है तो उसको जो है स्प्रे वगैरह करके जो उसको साफ किया जा रहा है, तो ये भी एक तरीके की क्या है, सैनिटेशन प्रैक्टिस है, ठीक है। तो ये वाला भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है और ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है गेटिंग द रिकमेंडेड वैक्सीन शॉट अगेंस्ट द डिजीज, तो बीमारियों के खिलाफ क्या लिखा है, अनुशंसित टीका प्राप्त करना, ठीक है। तो अगर आप वैक्सीन लगवा रहे हो तो वैक्सीन लगवाना कोई सैनिटेशन प्रैक्टिस नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा था कि इनमें से कोविड-19 में जो जो हमने सैनिटेशन प्रैक्टिस यूज करी और सैनिटेशन प्रैक्टिस इन चारों में से कौन सी नहीं है। तो टीका लगवाना जो है सैनिटेशन प्रैक्टिस के अंदर नहीं आता। सैनिटेशन प्रैक्टिस का मतलब है साफ सफाई रखना, डिसइंफेक्ट करना, ठीक है, ये सब चीजें आती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिसइंफेक्शन, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि डिसइंफेक्शन का जो मतलब है या कीटाणु शोधन का जो मतलब है वो इन सब में से ये जो 4 डेफिनेशन लिखी है ये कौन सी सबसे सही डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। तो पहला है द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरियल स्पोर्स, सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों और जीवाणु बीजाणुओं का उन्मूलन, ठीक है। तो ये गलत आंसर है, डिसइंफेक्शन की डेफिनेशन ये नहीं होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया है द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरियल स्पोर्स, जीवाणु बीजाणुओं के सभी रूपों का उन्मूलन, तो ये भी गलत आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर द रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरियल स्पोर्स, सूक्ष्म जीवों और जीवाणु बीजाणुओं की कमी या उन्मूलन, तो ये भी आपका गलत आंसर है। लास्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर डी द रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सम बैक्टीरियल स्पोर्स, कई सूक्ष्म जीवों और कुछ जीवाणु बीजाणुओं की कमी या उन्मूलन, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। डिसइंफेक्शन की डेफिनेशन होती है वो आपका ये 4th वाला पॉइंट होता है। बाकी जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ये आपका स्टेरिलाइजेशन की डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर 4th वाला हो जाएगा। बाकी मैं जब पढ़ाऊंगा तो अब मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा कि डिसइंफेक्शन क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, सैनिटेशन क्या होता है, ये सब कुछ मैं बता दूंगा आपको डिटेल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट एमआरआई एग्जामिनेशन, एमआरआई जांच करने के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कभी आप हॉस्पिटल गए होगे, किसी का एमआरआई करते हुए देखा होगा या किसी के बारे में सुना होगा कि उसका एमआरआई हुआ है। तो एमआरआई बेसिकली कौन से डिपार्टमेंट में किया जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है पैथोलॉजी यानी कि विकृति विज्ञान, फिर ये पीडियाट्रिक यानी कि बाल चिकित्सा, फिर है रेडियोलॉजी यानी कि मतलब रेडियोलॉजी, और फिर आपका ऑन्कोलॉजी यानी कि कैंसर विज्ञान, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है वो होता है रेडियोलॉजी। तो रेडियोलॉजी जो डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे आपका रेज वगैरह से जो काम किया जाता है, ठीक है, जैसे एक्सरे हो गया, एमआरआई स्कैन हो गया, ये सब आपका कहाँ पर होता है, आपका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में होता है। बाकी पैथोलॉजी क्या होता है ये आपको पता होगा, जहाँ पे आपके डिजीजेस को डायग्नोस किया जाता है, टेस्टिंग वगैरह होती है। पीडियाट्रिक यानी कि जो बच्चों का जो आपका क्लिनिक वगैरह होता है, जो बच्चों का डिपार्टमेंट होता है वो, और ऑन्कोलॉजी यानी कि कैंसर से रिलेटेड जो आपका डिपार्टमेंट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ EEG, ठीक है। तो EEG की फुल फॉर्म क्या होती है। अब क्या हुआ था पिछले साल जब बच्चों ने एग्जाम दिया था तो जल्दबाजी में उन्होंने क्या करा, ये वाला क्वेश्चन को ECG पढ़ लिया था, ठीक है। और ECG की फुल फॉर्म आपको पता है क्या होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होती है। तो बहुत सारे बच्चों ने ये गलती करते हुए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसमें से जो ऑप्शन था वो उन्होंने सही लगा दिया था, ठीक है। तो जो EEG होता है वो आपका फर्स्ट वाला इसका ऑप्शन होता है, फर्स्ट जो है यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। बाकी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दे रखा है और इलेक्ट्रो इकोकार्डियोग्राम दे रखा है और उसके बाद इलेक्ट्रो एंटेरियोग्राम दे रखा है। तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अ चाइल्ड ऑफ एज लेस देन 1 ईयर वन शुड विजिट, ठीक है। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के इलाज के लिए किसी को अगर जाना चाहिए तो वो किसके पास जाएगा, मतलब किस टाइप के डॉक्टर के पास जाएगा। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है ऑब्स्टेट्रिशियन, फिर है पीडियाट्रिशियन, फिर है रेडियोलॉजिस्ट और फिर है आपका ऑन्कोलॉजिस्ट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पीडियाट्रिशियन, ठीक है। पीडियाट्रिशियन क्या करता है, छोटे बच्चों को देखने का काम करता है, उनका जो भी मतलब डिजीज वगैरह डायग्नोस करनी होती है या उनको जो है टेस्टिंग वगैरह करनी होती है तो वो वही सब करता है। मतलब वो जो होता है छोटे बच्चों के लिए डॉक्टर होता है, उसे पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। बाकी ऑब्स्टेट्रिशियन किसके लिए होता है, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए होता है, ठीक है। और रेडियोलॉजिस्ट कौन होता है, जो अभी हमने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जैसे पढ़ा था, तो रेडियोलॉजिस्ट बेसिकली एक्सरे और ये सब
एमआरआई वगैरह वो सब जो करता है, उसको जो चीज़ें मतलब उसमें से रिजल्ट्स वगैरह निकालता है, तो वो रेडियोलॉजिस्ट होता है। और ऑन्कोलॉजिस्ट रिलेटेड टू आपका कैंसर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन इज डेवलप्ड बाय विच कंपनी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा जा सकता है कि कोवैक्सीन किसने बनाई, कोविशील्ड किसने बनाई, तो ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोवैक्सीन जो है इसमें से किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है भारत बायोटेक, ठीक है। तो भारत बायोटेक कंपनी जो थी हमारे देश की, भारत बायोटेक नाम की जो कंपनी थी, इसी ने क्या करा था, कोवैक्सीन बनाई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग हैज ब्लड प्रेशर, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, ठीक है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है यानी कि ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कितना होता है, 120/80, ठीक है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो आपके प्रेशर होते हैं तो वो आपका 120 और 80 होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80। तो ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ NHMS, ठीक है। NHM की इसमें से क्या फुल फॉर्म है, NHM का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंश्योरेंस स्कीम ऑफर्स अ हेल्थ कवर्स ऑफ ₹5 लाख बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, ठीक है। तो ऐसी कौन सी इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें 5 लाख रुपए का जो है हेल्थ कवर दिया जा रहा है या स्वास्थ्य कवर दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, ठीक है, भारत सरकार की तरफ से। तो इसमें से कौन सी योजना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। क्योंकि आपने सुना होगा जो आयुष्मान कार्ड होता है आप में से बहुत सारे लोगों के पास होता है हेल्थ कार्ड, आयुष्मान कार्ड, उसमें 5 लाख तक का जो आपको चिकित्सा है वो आपको फ्री दिया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एम्बुलेंस सर्विस नंबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना आसान है, ये मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और यहाँ तक अगर जितने लोग यहाँ तक वीडियो देखने पहुंचे हैं तो वो मुझे लगेगा कि हाँ इतने लोग सीरियस हैं एक्चुअली, जो वीडियो को पूरा देख रहे हैं, सभी क्वेश्चंस को देख रहे हैं, उनको सीट लेनी है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, ठीक है। तो ये आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि नेशनल एम्बुलेंस सर्विस नंबर कौन सा है इनमें, ठीक है। 100 है, 101 है, 108 है, 108 है या फिर 118 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एपनिया एस, तो एपनिया इनमें से क्या है, तो इसमें पहला ऑप्शन है ब्रीदिंग यानी कि सांस लेना, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है स्पीच डिसऑर्डर यानी कि भाषण विकार मतलब बोलने में दिक्कत, फिर नेक्स्ट है सस्पेंशन ऑफ ब्रीदिंग यानी कि सांस का जो है या श्वास का निलंबन, सांस रुकना या ऐसा कुछ होना, उसके बाद है इनएबिलिटी टू स्पीक यानी कि बोलने में असमर्थता, ठीक है। तो एपनिया बेसिकली क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि श्वास का निलंबन। अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बीच बीच में उसकी सांस रुक जा रही है या दिक्कत हो रही है, तो उसे ही एपनिया बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टैकीकार्डिया इज, तो टैकीकार्डिया इनमें से क्या है, ऑप्शन है पहला रैपिड हार्ट रेट यानी कि तीव्र हृदय गति, फिर ऑप्शन बी है स्लो हार्ट रेट यानी कि धीमी हृदय गति, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है इरेगुलर हार्ट रेट यानी कि अनियमित हृदय गति, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हार्ट मुड़मुड़ यानी कि दिल की असमान ध्वनि, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टैकीकार्डिया बेसिकली क्या होता है, तीव्र हृदय गति यानी कि जब आपका दिल काफी तेजी से धड़कता है। बेसिकली टैकीकार्डिया जो एक कंडीशन है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो क्या बोलते हैं जो हार्ट बीट है वो 100 बीट्स पर मिनट को क्रॉस कर जाती है, ठीक है। तो अगर आपकी हार्ट बीट 100 बीट्स पर मिनट से ऊपर जा रही है तो इसका मतलब आपकी जो कंडीशन है हार्ट की वो किस टाइप की है, टैकीकार्डियक कंडीशन है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। जो नॉर्मल आपकी हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है, 72 बीट्स पर मिनट, लेकिन आपका अगर 100 से क्रॉस कर जाए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पैथोलॉजी इज, तो पैथोलॉजी इनमें से क्या है, ऑप्शन ए द स्टडी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन यानी कि मानव मस्तिष्क का अध्ययन, फिर नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ बोन्स यानी कि हड्डियों का अध्ययन, फिर है द स्टडी ऑफ ब्लड यानी कि रक्त का अध्ययन, और उसके बाद है द स्टडी ऑफ डिजीज यानी कि रोग का अध्ययन, ठीक है। तो पैथोलॉजी क्या है कि कुछ बच्चे पैथोलॉजी को इस तरीके से रिलेट करते हैं कि पैथोलॉजी उन्होंने क्या करा कि हम जो है पैथोलॉजी लैब जाते हैं किसके टेस्ट कराने, ब्लड टेस्ट करवाने। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, बहुत सारे बच्चों ने क्या करा था, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर स्टडी ऑफ ब्लड, ये वाला ऑप्शन जो है मार्क करवा के आ गए थे और उनका ये गलत हो गया था, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन आपको सही से पढ़ना है। पैथोलॉजी बेसिकली क्या होता है, पैथोलॉजी ये 2 टर्म से आपका बना हुआ है, पैथ, ठीक है, पैथ एक है वर्ड है और एक है आपका लॉजी। तो पैथ का मतलब बेसिकली होता है पैथोजन से रिलेटेड। पैथोजन का मतलब क्या होता है, जो आपके हार्मफुल बैक्टीरिया वायरसेस ये होता है यानी कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो
पैथोजन का मतलब पैथोजन की स्टडी करना, यानी कि हार्मफुल ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना। और हार्मफुल ऑर्गेनिज्म बेसिकली आपकी बॉडी में क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। तो किसी भी डिजीज की स्टडी करने को हम पैथोलॉजी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द स्टडी ऑफ डिजीज, यानी कि रोग का अध्ययन। तो ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोलते हैं, आर्थेरोस्क्लेरोसिस इज। तो आर्थेरोस्क्लेरोसिस इसमें से क्या है, ठीक है। तो आर्थेरोस्क्लेरोसिस बेसिकली क्या होता है, जो आपकी आर्टरीज होती है, हार्ट से लिंक जो आपकी हार्ट की आर्टरीज होती हैं, जब उनमें कोलेस्ट्रॉल, फैट, ऑयल ये सब चीज़ें जम जाती हैं तो उसका जो अंदर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम हो जाता है, ठीक है। वो पतली हो जाती है अंदर से, जिस वजह से आपका क्या होता है, आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, ब्लड बहुत तेजी से पंप हो रहा होता है, ठीक है। तो प्रेशर जो है आपकी आर्टरीज के ऊपर आता है, जिससे कई बार जो है हार्ट अटैक जैसी स्थिति बन जाती है, ठीक है। तो आर्थेरोस्क्लेरोसिस वही होता है। अब इसका जो इसमें से ऑप्शन है वो है हार्डनिंग ऑफ द वीन्स, यानी कि नसों के सख्त होना, फिर है स्वेलिंग विद इन द हेड, यानी कि सिर के भीतर सूजन, फिर है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, यानी कि जोड़ों की सूजन, फिर है हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज, यानी कि धमनियों का अकड़ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज, यानी कि धमनियों का अकड़ना। क्यों, क्या होता है, जब आपकी आर्टरीज के अंदर फैट्स, कोलेस्ट्रॉल ये सब चीज़ें इकट्ठा होने लगती हैं उसकी वॉल्स पे, उसकी दीवार पर जो है किनारे किनारे जमने लगती हैं, तो आपकी जो आर्टरीज हैं वो थिक हो जाती हैं। थिक होने के कारण क्या होती है, वो हार्ड हो जाती हैं। इसीलिए इस आर्थेरोस्क्लेरोसिस को जो है, इस कंडीशन को हम हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज भी कहते हैं, यानी कि धमनियों का अकड़ना, ठीक है। तो यहीं तक आपके जो है ये क्वेश्चन जो थे नर्सिंग एप्टीट्यूड के थे। बाकी इसके जो आगे क्वेश्चन है वो बायोलॉजी के, ये भी हम लोग बाद में प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी जो है हमारा फोकस नर्सिंग एप्टीट्यूड के ऊपर है, ठीक है। तो जल्दी से पहले नर्सिंग एप्टीट्यूड करते हैं, धीरे धीरे फिर बाकी सब्जेक्ट्स भी करते रहेंगे साथ में, ओके। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा, और वो क्वेश्चन का आंसर करना प्लीज़ मत भूलना, ठीक है। और अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आपको क्वेश्चन में मज़ा आया हो करने में, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। 2021 में जो क्वेश्चन आए थे नर्सिंग एप्टीट्यूड के, वो मैं इसके बाद आपको कराने वाला हूँ। बाकी इसके जो टॉपिक वाइज वीडियोस हैं वो एक बार देख लेना। बाकी जो नए टॉपिक्स की वीडियोस हैं वो मैं अभी कल या परसों से डालना स्टार्ट कर दूंगा रोज रेगुलर, ठीक है। तो वो आपके पार्ट वाइज आते रहेंगे, और 8-10 वीडियोस में आपकी पूरी नर्सिंग एप्टीट्यूड हम लोग खत्म कर लेंगे, सो दैट कि 40 क्वेश्चन आपके अगर आ रहे हैं यूपी वालों के, तो आप कम से कम जो है 35 क्वेश्चन उसमें करके आओ। और अगर उत्तराखंड वालों के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो 16 से 18 क्वेश्चन कम से कम करके आए, वो भी बिल्कुल सही, ठीक है। क्योंकि ये आपका स्कोरिंग करने का, मतलब मार्क्स स्कोर करने का बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और इसको जो है आप कम पढ़ के जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो मेरी बात को अच्छे से समझ लेना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन में आंसर में गलती लगती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसको करेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, बाकी चैनल से जुड़े रहो, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।